जैब आईपीएस मैडम ने इंस्पेक्टर को घुस लेते हुए रेंज हाथों पकड़ा। आईपीएस मैडम ने उत्तरवादी वर्दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। एक खाकी वर्दी जब किसी ईमानदार इंसान के कंधों पर सजती है तो वह गरीबों के लिए साक्षात ईश्वर का रूप बन जाती है। लेकिन जब वही वर्दी किसी लालची और भ्रष्ट इंसान के शरीर पर चढ़ जाती है तो वह समाज के लिए एक खौफनाक अभिशाप बन जाती है। हमारे देश का एक आम और गरीब नागरिक पुलिस के पास अपनी सुरक्षा की आस लेकर जाता है, लेकिन क्या हो जब रक्षक ही सरेआम उसे लूटने लगे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही भ्रष्ट और लालची थानेदार की है जिसने एक बेबस पिता की जिंदगी भर की कमाई सिर्फ अपने लालच के लिए छीननी चाहिए। लेकिन वह थानेदार यह भूल गया था कि उसी खाकी वर्दी की लाज बचाने के लिए एक ऐसी तेजतर्रार महिला अधिकारी भी मौजूद थी जिसने उस थानेदार के गुरूर को उसी के थाने में मिट्टी में मिला दिया। आज की यह कहानी आपको न्याय की असली ताकत का एहसास कराएगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। यह कहानी है माधवपुर नाम के एक बहुत ही व्यस्त और घनी आबादी वाले जिले की। इसी जिले की सड़कों पर रामेश्वर नाम का एक बेहद सीधा, सच्चा और गरीब इंसान अपना ऑटो रिक्शा चलाया करता था। रामेश्वर की उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। जीवन की कड़ी धूप ने उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां ला दी थी। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात तक वह शहर की सड़कों पर धूल फांकता था ताकि अपनी इकलौती बेटी कविता का भविष्य संवार सके। कविता पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी। उसने हाल ही में पूरे जिले में 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और अब उसका सपना एक अच्छी नर्स बनकर गरीबों की सेवा करने का था। शहर के सबसे अच्छे नर्सिंग कॉलेज में कविता का दाखिला होना था, जिसकी फीस 25,000 रुपए थी। रामेश्वर ने अपना पेट काटकर, अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर और दिन रात एक करके किसी तरह वो 25,000 रुपए जोड़े थे। उन पैसों को एक पुरानी सूती थैली में रखते हुए रामेश्वर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा था कि कल सुबह ही वह कॉलेज जाकर अपनी बेटी का दाखिला करवा देगा। लेकिन रामेश्वर की इस छोटी सी खुशी को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। माधवपुर के मुख्य थाने का इंचार्ज था इंस्पेक्टर गजानन तिवारी। गजानन तिवारी का नाम सुनते ही इलाके के ठेले वालों, ऑटो वालों और छोटे व्यापारियों का खून सूख जाता था। गजानन के लिए कानून सिर्फ एक ऐसा जाल था जिसमें वह बेगुनाहों को फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। सरेआम रिश्वत लेना, लोगों को धमकाना और सत्ता के नशे में चूर रहना गजानन की फितरत बन चुकी थी। अगली सुबह रामेश्वर अपनी उसी सूती थैली में 25,000 रुपए लेकर खुशी खुशी कॉलेज की तरफ अपने ऑटो से जा रहा था। तभी चौराहे पर गजानन तिवारी की पुलिस जीप आकर रुकी। गजानन ने अपने हाथ के डंडे से रामेश्वर के ऑटो को रुकने का इशारा किया। रामेश्वर ने घबराते हुए ऑटो रोका और हाथ जोड़कर नीचे उतरा। मालिक, कोई गलती हो गई क्या? मैंने तो लाल बत्ती भी नहीं तोड़ी, रामेश्वर ने सहमते हुए कहा। गजानन तिवारी पान चबाते हुए अपनी जीप से नीचे उतरा और ऑटो के चारों तरफ घूमने लगा। उसने अपनी जेब से शराब की एक खाली बोतल निकाली और चुपके से रामेश्वर के ऑटो की पिछली सीट के नीचे सरका दी। गजानन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ ऑटो वाले, तू यहां सवारियां ढोता है या अवैध शराब की तस्करी करता है? चल पीछे देख, ये शराब की बोतल कहां से आई? रामेश्वर ने जब वह बोतल देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा और गजानन के पैरों में गिर पड़ा। भगवान कसम मालिक, ये बोतल मेरी नहीं है। मैं तो बीड़ी तक नहीं पीता। मेरी बेटी का आज कॉलेज में दाखिला है, मैं तो बस वहीं जा रहा था। मुझे छोड़ दीजिए हुजूर, मुझ गरीब पर रहम खाइए। गजानन ने रामेश्वर को लात मारते हुए दूर किया और एक बहुत ही नीच मुस्कान के साथ कहा, रहम? यहां रहम नहीं, नोट चलते हैं। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे शराब तस्करी के इल्जाम में 10 साल के लिए अंदर न डालूं और तेरा ये ऑटो जब्त न करूं, तो चुपचाप मुझे 25,000 रुपए दे दे। वरना तेरी बेटी भी सारी उम्र सड़कों पर भीख मांगेगी और तू जेल में सड़ेगा। 25,000 की रकम सुनते ही रामेश्वर का दिल जैसे बैठ गया। यही तो वो रकम थी जो उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने पसीने से जोड़ी थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन गजानन का दिल पत्थर का था।
उसने रामेश्वर का ऑटो जब्त करवा लिया और धमकी दी कि अगर शाम तक 25,000 रुपए थाने में नहीं पहुंचाए तो वह एफआईआर दर्ज कर देगा। रामेश्वर रोता हुआ अपने घर पहुंचा। जब कविता को यह बात पता चली तो वह भी अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। एक गरीब इंसान की कोई आवाज नहीं होती, और जब रक्षक ही उसे लूटने पर उतर आए तो वह फरियाद लेकर कहाँ जाए। लेकिन माधवपुर में अब हवा का रुख बदल चुका था। जिले में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए शासन ने एक नई और बहुत ही सख्त आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया था। उनका नाम था अदिति चौहान। अदिति चौहान अपनी ईमानदारी, तेज दिमाग और भ्रष्टाचारियों के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रोते रोते रामेश्वर के मन में एक आखिरी उम्मीद जागी। उसने सुना था कि नई आईपीएस मैडम बहुत ही न्यायप्रिय है। वह अपनी सूती थैली लेकर सीधा एसपी दफ्तर की तरफ दौड़ पड़ा। दफ्तर के बाहर संतरी ने रामेश्वर के फटे कपड़े देखकर उसे अंदर जाने से रोक दिया। रामेश्वर जमीन पर बैठकर रोने लगा और न्याय की भीख मांगने लगा। तभी अपनी खिड़की से एसपी अदिति चौहान ने उस रोते हुए बूढ़े इंसान को देख लिया। उन्होंने तुरंत संतरी को आदेश देकर रामेश्वर को अपने केबिन में बुलवाया। अदिति ने रामेश्वर को पानी पिलाया और बहुत ही नम्रता से कहा, रोइए मत बाबा, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं। मुझे बताइए, किसने आपको इस कदर परेशान किया है? मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके साथ पूरा न्याय होगा। रामेश्वर ने रोते हुए गजानन तिवारी की सारी करतूत अदिति को बता दी। उसने वह सूती थैली मेज पर रखते हुए कहा कि कैसे इंस्पेक्टर उसकी बेटी की शिक्षा के पैसे रिश्वत में मांग रहा है। यह सब सुनकर अदिति चौहान का खून खौल उठा। उनकी मुट्ठियां तन गईं। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते गजानन जैसे भ्रष्ट लोग उन्हें वर्दी पर लगे किसी बदनुमा दाग की तरह चुभते थे। अदिति ने अपनी जगह से उठते हुए एक बहुत ही कड़क और फौलादी आवाज में कहा, रामेश्वर जी, आपकी बेटी का दाखिला आज ही होगा और ये 25,000 रुपए आपकी जेब में वापस आएंगे। आज मैं उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इस जिले का कोई भी पुलिस वाला किसी थरीब की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार कांपेगा। अदिति ने तुरंत एक बहुत ही गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपनी दराज से एक विशेष गुलाबी रंग का रासायनिक पाउडर, फेनोल्फथेलिन पाउडर, निकाला और उन 25,000 रुपयों पर अच्छी तरह से रगड़ दिया। यह ऐसा पाउडर था जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन पानी में जाते ही गहरा लाल रंग छोड़ता था। अदिति ने वे पैसे रामेश्वर को वापस दिए और कहा, आप यह पैसा लेकर सीधे गजानन तिवारी के पास जाइए और उसके हाथों में यह रिश्वत दे दीजिए। घबराएगा मत, मैं और मेरी पूरी टीम आपके पीछे सादे कपड़ों में मौजूद रहेंगे। शाम के करीब 4 बज रहे थे। रामेश्वर डरते डरते माधवपुर थाने पहुंचा। गजानन तिवारी अपनी कुर्सी पर पांव फैलाए आराम से बैठा चाय पी रहा था। रामेश्वर को देखते ही उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ गई। रामेश्वर ने कांपते हुए हाथों से वह सूती थैली गजानन के सामने मेज पर रख दी। मालिक, ये 25,000 रुपए हैं। मेरे खून पसीने की कमाई है। अब तो मेरा ऑटो छोड़ दीजिए, रामेश्वर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। गजानन ने जोर से ठहाका लगाया और पैसों की गड्डी अपने हाथों में लेकर उसे गिनने लगा। गजानन ने अहंकार से कहा, अब हुई न समझदारों वाली बात। देख बुढ़े, इस दुनिया में पैसा ही भगवान है। जा, ले जा अपना खटारा ऑटो। और अगली बार गजानन तिवारी के इलाके में आए तो पहले से ही जेब गर्म रखना। पैसे गिनकर गजानन ने जैसे ही अपनी दराज में रखे, तभी थाने के मुख्य दरवाजे पर एक तेज और भारी कदमों की आवाज गूंजी। थाने के सारे सिपाही एकदम से अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। दरवाजे पर साक्षात चंडी का रूप धरे अपनी पूरी शान और पुलिस की वर्दी में आईपीएस अदिति चौहान खड़ी थी। उनके पीछे एसटीएफ के कई हथियारबंद जवान मौजूद थे। अदिति की आंखों में एक ऐसा खौफनाक तूफान था जिसे देखकर गजानन तिवारी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। अदिति चौहान तेज कदमों से चलती हुई सीधा गजानन की मेज के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक ऐसी दहाड़ती हुई आवाज में कहा जिसने पूरे थाने की दीवारों को कंपा दिया, पैसों की गर्मी बहुत पसंद है न तुम्हें गजानन तिवारी? आज मैं तुम्हारी ये सारी गर्मी हमेशा के लिए ठंडी कर दूंगी।
गजानन हकलाते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और नकली मासूमियत दिखाते हुए बोला, मैडम जी, जय हिंद। आप यहां अचानक? क्या? क्या बात हो गई हुजूर? अदिति ने रामेश्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह फरीब इंसान बात है। तुमने एक झूठे केस का डर दिखाकर इस इंसान से 25,000 की रिश्वत ली है। तुम्हारी दराज में जो पैसे रखे हैं, वो इसका सबूत हैं। गजानन ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, कैसी रिश्वत मैडम? ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ये तो मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश है। अदिति चौहान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही तुरंत एक शीशे के बाउल, कटोरे में साफ पानी लेकर आया और गजानन की मेज पर रख दिया। अदिति ने गजानन की आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही सख्त आवाज में कहा, साजिश है या सच, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गजानन, अपने दोनों हाथ इस साफ पानी में डुबाओ। अभी इसी वक्त यह सुनते ही गजानन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह समझ चुका था कि वह बहुत बुरी तरह फंस गया है। जब उसने पानी में हाथ डालने से मना किया, तो दो जवानों ने आगे बढ़कर गजानन के दोनों हाथ जबरदस्ती उस पानी के कटोरे में डुबा दिए। और फिर वो हुआ, जिसने थाने में मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। जैसे ही गजानन के हाथ पानी में गए, वह साफ पानी पल भर में गहरे लाल रंग, खून के रंग में बदल गया। वो रासायनिक पाउडर अपना काम कर चुका था। गजानन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरी नौकरी मत खाइएगा मैडम, मेरे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। गजानन फूट फूट कर रोने लगा। अदिति चौहान ने एक जोरदार तमाचा गजानन के गाल पर जड़ा। थप्पड़ की गूंज से पूरा थाना दहल गया। अदिति ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तुम्हें अपने बीवी बच्चों की चिंता है? और इस गरीब बाप की बेटी का क्या, जिसके भविष्य के पैसों पर तुमने गिद्ध की तरह नजर डाली? तुम्हारी वजह से पूरे पुलिस महकमे पर दाग लगता है। लोग खाकी वर्दी को रक्षक नहीं, लुटेरा समझने लगते हैं। तुम जैसे भेड़ियों की इस वर्दी में कोई जगह नहीं है। अदिति ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया। इसके कंधों से ये पुलिस के सितारे नोच लो। इसकी पीठी उतारो। यह इंसान इस इज्जतदार वर्दी के लायक नहीं है। इसे हथकड़ियां पहनाओ और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने बिना एक पल की देरी किए गजानन के कंधे के बैज और उसकी बेल्ट उतार ली। जिस गजानन के डर से पूरा इलाका कांपता था, आज वही एक अपराधी की तरह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा था। अदिति ने दराज से वो 25,000 रुपए निकाले और पूरे सम्मान के साथ रामेश्वर के हाथों में रख दिए। अदिति ने नम आंखों से कहा, रामेश्वर जी, आप आजाद हैं। जाइए और अपनी बेटी का कॉलेज में दाखिला करवाइए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं। अगर आज के बाद कोई भी आपसे 1 रुपया भी मांगे, तो सीधा मेरे पास आइएगा। रामेश्वर रोता हुआ अदिति के पैरों में गिर पड़ा और उन्हें साक्षात भगवान का दर्जा देने लगा। अगले दिन कविता का अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया और भ्रष्ट गजानन तिवारी को निलंबित करके जेल की काल कोठरी में सड़ने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, सत्ता और कुर्सी इंसान को ताकत जरूर देती है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल अगर फरीबों को कुचलने के लिए किया जाए, तो अंत में ऐसे लोगों का अहंकार इसी तरह मिट्टी में मिल जाता है। आईपीएस अदिति चौहान जैसी निडर और न्यायप्रिय अधिकारी आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जिनकी वजह से आम इंसान का कानून पर भरोसा कायम है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई की एक चोट उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगर आपको आईपीएस अदिति चौहान का यह साहसिक कदम और उनका यह कड़क न्याय पसंद आया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान के साथ जरूर साझा करें, जो समाज में सच्चाई और न्याय की उम्मीद रखता है। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही रोमांचक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सच का साथ दें, फरीबों का सम्मान करें और जीवन में हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते रहें।
जय हिंद, नमस्कार।